इतिहास के पन्नों में एक ऐसा राजा है जिसे पूरी दुनिया ने महान कहा है, मतलब द ग्रेट। सिकंदर। हाँ बिल्कुल, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर। और जब भी हम उस राजा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत आक्रामक छवि बनती है। सही बात, एकदम वो खून खराबा और युद्ध वाली छवि। एग्जैक्टली, हजारों सैनिकों की फौज, चमकती तलवारें, खून से सने मैदान, और एक ऐसा इंसान जो दुनिया के आखिरी छोर तक सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता था। आमतौर पर इतिहास में सिकंदर की पहचान एक ऐसे ही खूंखार योद्धा की रही है। हाँ। जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर साम्राज्य को बस कुचल दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक महान भारतीय कवि ने उसी सिकंदर को एक रक्त पिपासु आक्रामककारी के रूप में नहीं, बल्कि एक संत की तरह देखा। अरे बाप रे, एक संत? हाँ, एक संत, एक दार्शनिक और एक बेहद न्यायप्रिय शासक के रूप में। देखिए, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हम किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मतलब हम ऐतिहासिक हस्तियों को बहुत आसानी से कुछ गिने चुने खांचों में बांटने के आदी हो चुके हैं, है ना? बिल्कुल। हम मान लेते हैं कि जो विजेता है वो तो क्रूर होगा ही। हाँ, और जो दार्शनिक है या न्यायप्रिय है वो शायद युद्ध के मैदान से दूर रहने वाला कोई शांत इंसान होगा। हम इन दोनों गुणों को एक ही इंसान में देखने की कल्पना बहुत कम कर पाते हैं। सही कहा। और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी दिलचस्प चुनौती का सामना करने वाले हैं। जो कि बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो इस गहन अध्ययन में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे महान सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की एक बेहद प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना का, जिसका नाम है आईनाए सिकंदरी, जिसे मिरर ऑफ द जस्ट किंग, द लेगेसी ऑफ अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि आखिर क्यों खुसरो ने सिकंदर की उस पारंपरिक छवि को दरकिनार कर दिया और उसे एक ऐसे आदर्श शासक के रूप में प्रस्तुत किया जिसकी नीतियां आज के दौर में भी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। और मैं कहूंगी कि ये जो हमारे स्रोत हैं ना, ये सिकंदर की कहानी के उस पहलू को उजागर करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि लीडरशिप का असली अर्थ क्या होता है। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत कहाँ से करें? मतलब इसका आधार क्या है? देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव में वो ऐतिहासिक और साहित्यिक परंपरा है जिसे समझना सबसे पहले जरूरी है। अच्छा। हाँ, जब हम इन स्रोतों के पन्नों में उतरते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि अमीर खुसरो महज इतिहास का दस्तावेजीकरण नहीं कर रहे थे, वो कोई क्रॉनिकल नहीं लिख रहे थे। तो फिर वो क्या लिख रहे थे? वो एक बहुत ही खास विधा में लिख रहे थे जिसे मिरर फॉर प्रिंसेस कहा जाता है। मतलब शासकों के लिए एक मार्गदर्शिका। ओहो, मतलब राजाओं के लिए एक तरह की गाइड बुक। तही खुसरो 14वीं सदी के दिल्ली सल्तनत के दौर में लिख रहे थे जी। और उस समय सिकंदर सिर्फ एक ग्रीक राजा नहीं रह गया था। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका था। बिल्कुल, वो इस्लामी और पूर्वी दुनिया में एक आदर्श शासक का प्रतीक बन गया था। तो खुसरो की कलम से जो सिकंदर उभरता है वो केवल जमीनें जीतने वाला व्यक्ति नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि सत्ता हासिल करना तो आसान है, लेकिन उसे स्थिरता और न्याय के साथ चलाना वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि स्रोत सामग्री के पहले हिस्से में खुसरो ने जो खाका खींचा है वो बहुत कुछ कह देता है। हाँ, उन्होंने सिकंदर की तलवारबाजी की बात ही नहीं की। बिल्कुल, वे बताते हैं कि यूनान में सिकंदर महान था, लेकिन तुरंत ही उसकी सेना की तारीफ करने के बजाय उसके दिमाग की तारीफ करने लगते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सिकंदर केवल शक्तिशाली नहीं था, बल्कि वो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी था। मतलब बाहुबल से ज्यादा दिमागी ताकत पर जोर। स्रोत के अनुसार सिकंदर ने जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया वो केवल उसके साहस का नतीजा नहीं था। सही बात है, वो उसकी अंत नीति का भी परिणाम था। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है खुसरो का ये नीति शब्द का इस्तेमाल। हाँ, वो कैसे? देखिए, खुसरो जब नीति की बात करते हैं तो वे केवल युद्ध के मैदान की रणनीति या मिलिट्री टैक्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ, वे स्टेटक्राफ्ट या राज्य संचालन की उस व्यापक दृष्टि की बात कर रहे हैं जो ये तय करती है कि किसी नए देश को जीतने के बाद अगले दिन सुबह क्या होगा। अरे वाह, ये बहुत गहरा पॉइंट है। अगले दिन सुबह क्या होगा, है ना? क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई महान सेनापतियों ने बड़े बड़े साम्राज्य तो जीत लिए,
लेकिन वो उन्हें संभाल नहीं पाए। वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। बिल्कुल, लेकिन स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सिकंदर जहां भी जाता था वो वहां के लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। और वो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। हाँ, और ये एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि पारंपरिक रूप से एक विदेशी आक्रमणकारी से क्या उम्मीद की जाती है? यही कि वो पुराने सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। हाँ, खजाना लूटेगा और अपनी संस्कृति थोप देगा। लेकिन खुसरो का सिकंदर इससे बिल्कुल उलट काम कर रहा है। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को आज के युग से जोड़कर देखें, मान लीजिए आज के कॉर्पोरेट जगत की बात करें, दिलचस्प तुलना है। तो हम अक्सर हॉस्टाइल टेक ओवर के बारे में सुनते हैं, है ना? जब एक बड़ी कंपनी किसी कमजोर कंपनी को जबरन खरीद लेती है। हाँ, तो वहां क्या होता है? वहां तो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन होता है। एग्जैक्टली जीतने वाली कंपनी अपने कड़े नियम थोपती है, पुरानी कंपनी के कर्मचारियों को निकाल देती है, उनकी पूरी कार्य संस्कृति रातों रात खत्म कर देती है। तरीका वो एक ऐसे कुशल कॉर्पोरेट लीडर जैसा लगता है जो कंपनी खरीदता तो है, लेकिन अपनी नीति और बुद्धिमत्ता से वहां की पुरानी व्यवस्था की कमियों को दूर करता है और स्थिरता लाता है। वो सिर्फ कब्जा नहीं कर रहा, वो वहां एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जो लंबे समय तक टिक सके। आपकी ये कॉर्पोरेट टेक ओवर वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है, और ये सिकंदर के मामले को समझने में हमें एक कदम और गहराई तक ले जाती है। कैसे? देखिए, जब कोई कंपनी केवल संपत्तियों को निचोड़ने के लिए टेक ओवर करती है तो वो अल्पावधि में तो अमीर बन सकती है, लेकिन वो संस्था जल्दी बिखर जाती है। सही बात है। एक शासक के पास भी असीमित शक्ति होती है। जब वो किसी नए राज्य को जीतता है तो वो जनता के साथ जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। लेकिन खुसरो ने जानबूझकर धर्म और सत्य के मार्ग को रेखांकित किया है। शक्ति के साथ जब सत्य और धर्म यानी सही और गलत की गहरी समझ जुड़ जाती है, तब एक शासक इतिहास में आदर्श बनता है। मतलब शक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम, शक्ति का न्यायपूर्ण और संयमित तरीके से उपयोग करना महानता है, और यही वो गुण था जिसने सिकंदर को बाकी राजाओं से अलग कर दिया। हाँ, क्योंकि बाकी राजाओं के पास भी तो विशाल सेनाएं थी। बिल्कुल थी, वे भी जमीनें जीत रहे थे, लेकिन सिकंदर के पास जो न्याय और सत्य का दुर्लभ संतुलन था, वो उसे एक अलग ही श्रेणी में खड़ा कर देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि शक्ति के साथ न्याय का संतुलन होना चाहिए, लेकिन ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब एक दार्शनिक सिद्धांत जैसा? हाँ, लेकिन हमारे स्रोत सिर्फ इन सैद्धांतिक बातों तक सीमित नहीं रहते। वो हमें एक बहुत ही अव्यावहारिक और ठोस उदाहरण देते हैं कि ये पूरा दर्शन असल जिंदगी में काम कैसे करता था। आप उस अराजक राज्य वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी का जिक्र है, जहां सिकंदर एक ऐसे राज्य में पहुंचता है जो पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ था। जी, ये आईनाए सिकंदरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। वो एक ऐसी जगह थी जहां शासन या कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। स्रोत के अनुसार जब सिकंदर उस राज्य में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां के लोग गुटों में बंटकर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। चारों तरफ अन्याय था, ताकतवर लोग कमजोरों को दबा रहे थे, कोई एक नियम नहीं था जो सब पर लागू होता हो। एकदम लॉलेसनेस जैसे कहते हैं। हाँ, अब जरा सोचिए, एक आम हमलावर ऐसी स्थिति में क्या करता? वो तो इसका फायदा उठाता। बिल्कुल, उसके लिए तो ये सुनहरा मौका था। वो अपनी प्रशिक्षित सेना ले जाता, इस कमजोर राज्य को कुचल देता और कब्जा कर लेता। लेकिन स्रोत बताते हैं कि सिकंदर ने सैन्य बल का सीधा प्रयोग किया ही नहीं, उसने वहां के हालात को गहराई से समझा। उसने अपनी तलवार म्यान में ही रखी और अपने ज्ञान और कूटनीति का इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, उसने उन लड़ते हुए लोगों को एकजुट किया, वहां न्याय की स्थापना की और उन्हें शांति से रहने का मार्ग दिखाया। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं जी, क्योंकि मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सवाल आ रहा है। इतिहास में या राजनीति में एक बहुत ही पुरानी और सफल रणनीति रही है डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और राज करो। बिल्कुल, अंग्रेजों ने भी यही किया था। हाँ, और जब सिकंदर उस राज्य में पहुंचा तो वो राज्य पहले से ही बटा हुआ था। वहां के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आधा काम तो सिकंदर के वहां पहुंचने से पहले ही हो चुका था। सही बात है। वो बहुत आसानी से एक गुट को दूसरे के खिलाफ भड़का सकता था, उन्हें हथियार दे सकता था
और बिना अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाले सत्ता पर कब्जा कर सकता था। फिर उसने इतना कठिन रास्ता क्यों चुना? मतलब लोगों को एकजुट करना, पुरानी झगड़े सुलझाना, शांति स्थापित करना, ये सब तो बहुत मेहनत और धैर्य का काम है। देखिए, इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इस सवाल का जवाब ही सिकंदर की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा। हाँ, ये हमें समझने में मदद करता है कि ये सब काम कैसे करता है। डिवाइड एंड रूल की नीति अल्पकाल के लिए बहुत आसान होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल, लेकिन सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो एक बटे हुए और आपस में लड़ रहे राज्य पर शासन करना बहुत महंगा सौदा होता है। ओहो, मतलब आर्थिक रूप से? हाँ, अगर राज्य के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आपको वहां शांति बनाए रखने के लिए हमेशा एक बड़ी